चलो, तो ऐसे ये क्लास तो हमको कल ही ख़त्म करवाना था, मॉडल क्वेश्चन वाला, लेकिन कल हम ना आए, किसी कारणवश नहीं हुआ। तो आज हम लोग जो हमारा संस्कृत है उसका जो मॉडल क्वेश्चन आया है बिहार बोर्ड का, उसका ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। ठीक, इसमें भी आपको 100 को ऑब्जेक्टिव आएगा, 5 ऐसे प्रश्न आएंगे, टोटल 105 को प्रश्न आएगा। और यहाँ पे नंबर जो है आपका है 100 नंबर के टेस्ट होगा। समय मिलेगा आपको 3 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए और 3 घंटा आपको उसको सॉल्व करने के लिए। बाकी क्या क्या चीज़ें करनी है वो पीछे हम आप लोगों को क्लास में बता दिए हैं। इंग्लिश और एसएसटी में वही काम इसमें भी आपको करना है। आज ये सबसे पहला क्वेश्चन पे, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र लिया गया है, बताइए। तो मंगलम पाठ में अभी देखो है, उसमें कई सारा उपनिषद, देखो जितना है ना यहाँ पे, इस सब उपनिषद से उसमें मंत्र लिया गया है। नीचे वाला में जो चारों है, चारों से है, लेकिन यहाँ पे पूछा है मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र है। तो जितना में से लिया गया उसमें तो एक ही हमको मिल रहा है, कौन सा, कठोपनिषद। तो हम इसी को टिक करेंगे। हो सकता है कठोपनिषद के जगह आपको इसमें से भी कोई दे देवे, या रहता मान लो एक जगह दे देता है इसको, एक जगह इसको, एक जगह इसको करके दे देता है इनमें सभी, तो हम क्या लिखते हैं, इनमें से सभी। यहाँ ऑप्शन के अनुसार हमारा कठोपनिषद होगा। यहाँ पे यथा नद सेंद्रमाना, यह पदांश किस उपनिषद का है। ये सब थोड़ा सा टफ हो जाएगा अगर याद न रहता। कह रहा है कि नदियां नाम छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, किस उपनिषद में था। तो ये था मुंडको उपनिषद में। ठीक, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र का संकलन है, यानी गद्य के रूप में है कि पद के रूप में है कि वर्णात्मक है कि रचनात्मक है। तो इसमें जो तुम्हारा है वो रचनात्मक वर्णात्मक में है, गद्य के रूप में है। गद्य पद समझ में आता है, हाँ सॉरी गद्य कर दिए, पदात्मक होता है। समझो कहाँ कंफ्यूजन हो गया, उधर बोला उधर हम फंस गए। गद्य मतलब होता है ना बुआ, जो कहानी के रूप में मंत्र जो लिखा रहता है उसको हम कहते हैं गद्य। और जो कविता टाइप श्लोक टाइप पर रहता है उसको हम कहते हैं पद। अब तुम खुद ही बताओ कि जो पढ़ा है मंगलम पाठ उसमें कैसे है, कविता जैसा है, लाइन वाला, मंत्र जैसा, श्लोक जैसा, तो वो क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। ये तो बताइए देगा। यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने पटना के वर्णन में क्या लिखा है, किताब के नाम नहीं है, बताना है। क्या होगा, निबंध है। अब समझो, याद रखो। यहाँ जब हम मान लो कहीं गए और वहां से आए या वहां पे रह के उसके बारे में लिख रहे हैं, तो हम एक अपना मेमोरीज लिखते हैं, अपनी याद को लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं संस्मरण। तो यहाँ पे किताब का इसका नाम क्या है, इंडिका। अब तक यही पूछा है कि मेगास्थनीज ने क्या लिखा था, इंडिका लिखिए। ठीक है, इस बार ये नहीं मॉडल क्वेश्चन में पूछ रहा है इंडिका है क्या, ये भी पूछ सकता है कि मेगास्थनीज द्वारा जो इंडिका लिखा गया वो क्या है। आत्मकथा है, कहानी है, कविता है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत, ऐसे करके पूछ देगा। तो क्या है ये, एक संस्मरण है। पटना में किसके समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, बताइए। किसके समय में मनता था जी, तो ये मनता था गुप्त काल में। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे, या कहो कि अंतिम गुरु थे। और हिस्ट्री में इनका दिया हुआ जन्म कब हुआ था, 1666 ईस्वी में। दामोदर गुप्त ने किस, सी। तो आप बताइए, सी यहाँ पे है, तो इसको कौन लिखा है, तो इसको लिखने वाले हैं, हाँ, राजशेखर। आगे आइए, शोभनी। अब यहीं से होता है समस्या की शुरुआत। पूछ रहा है यहाँ पे तोड़ना है इसको मुख्य रूप से, प्रत्यय बताना है। प्रत्यय पढ़ ही नहीं, हम क्या बताएं, हम सीधे आंसर बताते जा रहे, तुम समझना।
इसमें होता है ए। ये इसलिए होगा कि आप संधि विशेष भी समझ सकते हैं। यहाँ पे शोभ है, यहाँ नियम है, तो शोभ में अ की मात्रा है, तो यहाँ हलंत है, मतलब आधा भ और ये अ मिलके क्या बन जाएगा, पूरा ये वाला भ बन जाएगा, और किसी में ऐसे नहीं है, इसलिए कौन हो जाएगा, ये वाला। यहीं से आप समझ सकते हैं। पूछे सौंदर्य पद में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय पढ़ोगे तभी न जानोगे कि प्रत्यय क्या होता है, कैसे होता है। उपसर्ग वाला थोड़ा आसान है, प्रत्यय वाला थोड़ा सा आपको ज्यादा विशेष ध्यान देना होगा। इसमें पूछ रहा है लयुट प्रत्यय कौन सा है, तो उसमें है दानव। हम सिर्फ आंसर करवा रहे हैं, ये जो पढ़ले ही ना है ओकरा में हम क्या समझेंगे। पाठ में कौन सा प्रत्यय है, तो पाठ में बुआ प्रत्यय होता है ये वाला। आप लोग ये मॉडल क्वेश्चन या बाकी के सेंटर भी सप्लाई है उसको देखते रहिएगा, कम से कम मान लीजिए नहीं भी पढ़े हैं तो इन सब चीजों को जो है क्वेश्चन उसको देखते रहिएगा। मौलिक का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा, तो मौलिक का होता है मूल जोड़ ठक। इसमें ठक जो है वो प्रत्यय है। अब ठक प्रत्यय क्या होता है पढ़ने पर जानोगे। किस पद में कतवा है प्रत्यय है, तो जितवा में। इसमें तुम ऐसे अंदाज पे भी ढूंढ सकते हो कि त्वा कहाँ है, तो बस एक ही चीज में तुमको त्वा मिल रहा है, तो जी जोड़ कतवा हो गया तुमको जितवा। स्मर्त्यम पद में कौन सा प्रत्यय है, तो स्मर्त्यम में है तव्यता, लेकिन ये सब पढ़े पड़ेगा। यहाँ से आप बता सकते हैं दानशील वीरेश्वर कहाँ के मंत्री था, मिथिला के था। किताब वाला बता सकते हैं, थोड़ा सा व्याकरण में दिक्कत होती है। आलस कथा के लेखक विद्यापति, ये सब क्लियर है ना, किताब है, व्याकरण फंसता है। ये कौन बोला था कि लगता है आग लग चुकी है या आग लगी है, कौन बोला था, द्वितीय अलसी ने। निरहो निर्गतियों में सर्वाधिक निरह किसे माना जाता है, यानी कि असहायों में सबसे ज्यादा असहाय किसको मानते हैं, तो हम आलसियों को सबसे ज्यादा असहाय मानते हैं। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में सबसे प्रसिद्ध कौन है, तो पंडिता क्षमा राव सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। शंकर चरितम सत्याग्रह गीता इनके है। लौकिक संस्कृत में कितने 40 और 24 कहाँ था, ये वो इम्पोर्टेंट है, तो ये था तुमको ऋग्वेद में। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी, सबसे ऊपर किसको माना जाता है, तो माना जाता है विजयंका को। समाज की गाड़ी कैसे चलती है, स्त्री और पुरुष के सहयोग से। उपसर्ग वाला में बता सकता है, प्रत्यय वाला में थोड़ा टेढ़ा पड़ता है। बताओ क्या हो जाएगा इसमें, अप हो जाएगा। उत उपसर्ग किस में तुमको दिख रहा है, उनमें बी में होगा। हम यहाँ उत जोड़ नयन बनता है उन्नयन, इसमें हो जाएगा। निर्गता में कौन सी संधि है, लास्ट में जो लास्ट में लगा हुआ है बता देना है कौन सा हो जाएगा। तो व्याकरण से जो घटेगा 5-10, ऐसी जो इजी वाला होगा उसके आधार पर पूरा कर लेना, 50 पूरा कर लेना है किसी प्रकार से। गुण संधि का सूत्र निम्न में से कौन सा है, तब संधि पढ़ा होगा तब पता रहेगा, ये होता है संधि, तो इसे लगभग पढ़ावल है। इनमें पूछ रहा है कि व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है, यानी दोनों तरफ में से कोई एगो व्यंजन होना चाहिए, एगो वर्ड रहेगा चलेगा, तो हो जाएगा, मारेंगे वो मर जाएगी। उमें नयनम में करेगी तो न जोड़ अ, ई में अ के मात्रा आएगा, ई में तथा करेगी तो थ में अ के मात्रा, फिर ए के मात्रा, इसमें अ ए आ जाएगा। इसमें सरोवर में तो एगो अ एगो उ आ जाएगा, अ और उ बचा कौन, ये इसका तोड़ेगी तो बनता है उत जोड़ लेख, तो क्या हो जाएगा उल्लेख। तो यहाँ पे ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आधे ल है तो उत हो गया, तो यहाँ पे कुछ है व्यंजन, इधर से कुछ भी रहेगा तो व्यंजन आ गया, ठीक, तो वो कौन हो जाएगा
व्यंजन वर्ग, व्यंजन संधि। अगर दो संधियों में एक व्यंजन है तो हम उसको व्यंजन कहते हैं। अगर दोनों तुमको वर्ण वर्ण है तो वर्ण संधि, दोनों व्यंजन व्यंजन है तो व्यंजन संधि, एगो वर्ण एगो व्यंजन है तब भी उसको हम व्यंजने संधि कहते हैं। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एक तत्व के भाव से रहते हैं, एकता के भाव से रहते हैं। ये हम लोग कहाँ गए भारत महिमा में? भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न है? तो देवता लोग प्रसन्न हैं और इसकी गुणगान करते हैं। किसके द्वारा भारत सेवित है? तो इन सभी के द्वारा भारत सेवित है। चूड़ा कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शैशव संस्कार। इसमें क्या किया जाता है चूड़ा कर्म में? घरे बाल मुंडन होता है। एगो होता है जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वहां पे भी बाल मुंडन, उसको क्या कहते हैं? केशांत कहते हैं। समावर्तन तो अपन से ये दौर है। केशांत में, गोदान में। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो यहाँ के जो संस्कार हैं वो इसकी अद्वितीय विशेषता है। गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन करते थे? किस चीज का पालन करेंगे गुरु के घर में? तो शिक्षा के जो नियम है उसका पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। आज ये अब फिर से निरीक्षणम में कौन सा उपसर्ग है? तो निरीक्षणम में निर है। निर जोड़ इच्छनम, निरीक्षणम। वी उपसर्ग किस पद में नहीं है? यानी 3 गो में वी उपसर्ग है या एक में नहीं है। देखो ई में है तुमको, इसमें भी है, और जहां तुमको आधा वर लग जाए तो समझना वहां पे उपसर्ग क्या लगा हुआ है? बी। ऐसे याद रखना, आधा व है तो उसमें बी उपसर्ग है। अब बच गया कौन? वेद। इसमें कहीं से बी तुमको नहीं दिख रहा है। ये वाला बात याद रखना। उस समय तो सामने तुमको दिख रहा है बी, इसमें नहीं दिख रहा है, तो इन दोनों में हो जाओगे कंफ्यूज। याद रखना जहां आधा व रहता है वहां उपसर्ग वो रहता है। कौन सा उपसर्ग रहता है? वी रहता है। वी जो रहा व्यवहार। समझ गई? उच्चारणम का संधि विच्छेद अगर हम करें तो क्या होगा? तो हो जाएगा उत प्लस चारणम, तो हो जाएगा उच्चारणम। सही बना है ना? हाँ, उच्चारणम। देखो उसमें पूरा तो है, पूरा तो नहीं रहता है। क्या रहता है? आधा। परोपकार में किन वर्णों का संधि हुई है? तब परोपकार में पर जोड़ उपकार, तो हो जाएगा अ और उ। तो अ और उ कहाँ है? समझ में आया? है अ उ हुआ। पर बोलेगी तो उसमें लास्ट में अ के मात्रा रहा है। उपकार में पहले उ है तो अ और उ है, दोनों मिलके ओ बन गया। पुरस्कार पद का संधि विच्छेद अगर करना हो तो क्या करेगी? तो देखो जब ऐसे आधा आ जाता है तो उसमें रहता है विसर्ग संधि, तब पूरा जोड़ कार, तो हो जाएगा पुरस्कार। दात्रा का मूल शब्द क्या है? कितना देर से था? भगा तो जो जो मम्मी बुलाई थी जो। दात्रा का मूल शब्द क्या होगा? तो दात्री का ही रूप चलता है तब बनता है दात्रा। भानु शब्द के 7वीं विभक्ति एक वचन। अब देखो ये सब पढ़ावे लागे, अगर मिल जाए कि विभक्ति बताइए तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो हमसे यहाँ पे सिर्फ करवा सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा। तय पद का मूल रूप क्या होता है? तो तद ही चलता है तो उसका रूप आता है तय में। अपठक किस लकार का रूप है? तो अपठक हमको लगता है लंग लकार में हो जाएगा। हाँ, लंग होगा, लंग लकार के रूप है। ठीक, आगे देखिए। दृश्य धातु का रूप लिट लकार, उत्तम पुरुष, एक वचन में बताना है तो उसका होता है द्रक्ष्यामि। अभी पढ़ा होगा बोला ना, तीत अंति सीता था आमी अमावा, तो उस बोला में जो पढ़ते हैं लिट लकार, लोट लकार, लिंग लकार, तो उसमें के रूप से तुमको पता चल जाएगा। भविष्यत काल के लिए किस चीज का हम प्रयोग करते हैं? तो भविष्यत के लिए अंग्रेजी में हम कहते हैं लंग लकार ना।
लिट, हाँ लिट 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 लकार नीति। अब आइए किताब पर, किताब वही जाना वही नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो हम कहाँ से लिए हैं? विदुर नीति से ये चैप्टर को पढ़े हैं। विनय किसका नाश कर देता है? तो विनय अकीर्ति का, हमारे अंदर जो भी होता है उस चीज का वो नाश कर देता है। हाँ, अध्ययन का सुरक्षा होता है बउआ अभ्यास से। योग अपने और पराये की गणना कौन करता है? छोटे दिल वाला, संकुचित हृदय वाला अपने और पराये का। हाँ, आतप का अर्थ क्या होता है? आतप का अर्थ होता है धूप। राम प्रेस राम को छात्रा नाम अध्ययनम तप। कौन ये उपदेश दिए थे कि छात्र के लिए अध्ययन जो है वो एक तपस्या है? तो वो कहे थे उनके शिक्षक गुरु जो भी थे। कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है किस चीज की? तो अपना कर्म करने की। हालात कैसे भी हो अपना कर्म करते रहो। किस समास में प्रायः दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में दोनों होता है। बीच में हम क्या लगा देते हैं? हलंत ना। अरे इसे ना लिखते हैं माता, योजक चिन्ह इसको कहते हैं। हलंत बोल दिए पिता। नया समास का उदाहरण कौन है? नया मतलब एक तरह से न के कह रहा है, तो वो हो जाएगा अपुत्र। अपुत्र अपुत्र देखो, नया मतलब न के, मतलब न के सेंस में। कुपुत्र है, बेटा तो है, लक्षण वाला नहीं कुपुत्र करें। सुपुत्र तो बढ़िया बेटा है, बहुपुत्र ढेर बेटा है। अपुत्र मतलब पुत्र पुत्र नहीं है। हाँ, पुत्र मतलब है तुम्हारा कोई संतान नहीं है। यशोधनम में कौन सा समास है? आइए मैया, बहुब्रीहि तो होगा नहीं, अब ये भाव नहीं होगा, कर्मधारय होगा। एम आई राइट? कृष्णस्य समीपम का समस्त पद निम्न से कौन सा है? तसन कृष्णस्य समीपनम, सकृष्णम हो जाएगा। सकृष्णम मतलब होता है कृष्ण के समीप। रुक रुक रुक, कृष्णम समीपम शब्द। कृष्णस्य समीपम, कृष्ण के समीप। उप कृष्ण होगा यथा कृष्ण, यथा है रुकेगा, ग्रामर बड़ा तंग करता है। उपकृष्ण में कर्ता कारक में कौन सी तो बता सकता है? क्या रहता है? इजी चीज है। कर्ता ने कर्म को करण से, इनमें पूछ रहा है स सर्पात विभेति, माने वह सांप से डरता है। तो बताओ सांप में कौन सा विभक्ति है? तो अगर कर्ता कर्म याद है तो पकड़ो, तृतीय। कर्ता ने कर्म को करण से, जब किसी चीज का सहारा लेते, जैसे तुमको डंडा से मार रहे हैं, तब वहां वो वाला से होता है। और आगे बढ़ो, अपदान वाला में आएगा। अपदान कितने नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे आता है। तो कौन सा हो जाएगा? पंचमी। अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अंतरा के योग में प्रथमा, द्वितीय, तृतीय। अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। पिता पुत्रेण सह ग्रामः गच्छति, माने पिता पुत्र के साथ गांव जाता है। इसमें पुत्रेण पद किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई? तो इसमें बुआ याद है, पढ़े हैं, समझा न सकते लेकिन हमारा याद है, पढ़े। सहारा तृतीया है।
ई में कैसे टिक मार लिख रहे? चलो अब यहाँ आ जाओ, ई में तो बताइए सकता है। तो संस्कृत और हिंदी में स्वामी दयानंद वेद भाष की रचना किए थे। डीएवी की स्थापना 1883 ईस्वी में हुई थी। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? तो वो है सत्याग्रह गीता, जो कि पंडिताज खमाराव ने लिखी है। ये सब बता सकता है। विशालाक्षी संबोधन किसके लिए हुआ है? सीता के लिए। कौन कहा है? राम कहे हैं। राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाते हैं? सीता को। लक्ष्मण को देखिए जो तूने। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो ये बहता है चित्रकूट पर्वत के नजदीक। 3 नंबर। अच्छा 3 को सही हो गया। इनमें देखो कुंभ करोति कुंभकार, तो इसमें हो जाएगा इति, मतलब है कुम्हार जो है वो जो बर्तन वगैरह बनाता है, तो है इति होता है। कारिका का प्रति होता है कारक प्लस टाप है। नेतुम में कौन सा प्रत्यय है? नेतुम में है तू मुन तव्य लयुट यत। कौन सा है जी? आप लोगों को कोई आइडिया है? नेतुम में कौन सा प्रत्यय? अरे प्रत्यय पहले पढ़ाएंगे ना, कुछ हमरो ओझल होल है, फिलहाल हमरो दिक्कत हो रहा है, तब समझ में आएगा। वासुदेव, इसमें अन प्रत्यय है बुआ। रागी में कौन सा है? तो इसमें गिनो होता है। सब MBBI ये बार बार पूछता है, अंगिना हो जाएगा। तो वह प्रत्यय से बना पद निम्न में से कौन सा है? तो ये दिख रहा है एक ही जगह हमको, पुरुषत्वम है। पुरुषत्वम यह में तो दिख रहा है त्व। निपुण का स्त्रीलिंग रूप निम्न में से कौन होगा? तो निपुण का होता है निपुणा। भूति पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन है? तो भू जोड़ती न प्रत्यय पूछ रहा है ना जी। को लग रहा है कि ना को लग रहा है कि कौन होगा A B C C काहे ला व्याकरण आ जाओ रे। भूति का ना सी ना होगा, अब ए तो पक्का ना होगा। बी हम अपना दिन से मारे यीशु को, अब गलत होगा तो होगा। व्याघ्रपति कथा में किसका दुष्परिणाम है? ये सब तो बता ही सकता है। किसका है जी? लोभ का है। व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस खंड से संकलित है? तो यह मित्रा लाभ नामक खंड से। प्रत्यय में हम फंसे के कारण न, प्रत्यय हमको यादें नहीं है, भुलायल है। जब ले 2 बार तो नहीं पढ़ाएंगे नहीं, रिवीजन नहीं होगा, तब ले समझे में नहीं आएगा, इसलिए फंस जा रहा है। हाँ कह रहा है, हे पात जवानी में मैं बहुत ही बुरा था। ये बात किसने कही थी? ये बात बोला था बाघ ने। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़े थे जी? तो वो लड़े थे कौरव के पक्ष से। महंतरा भिक्षा याचे, मुझे और भिक्षा चाहिए, और बड़ा भिक्षा। कौन बोला होगा ये बात है? ये शक्र बोला होगा। कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? तो भास जी हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव में कराया, लगता है सेंटर में भी आया था। निरीक्षणम पद का संधि विच्छेद का होगा? तो नीड जोर इच्छनम निरीक्षणम ऐसा ऊपरे आयल था, ओकरा में उखनी पूछा था। देखो एगो गड़बड़ कर दिया है। हम लोग ऐसा थोड़े देर पहले बनाए हैं कि निरीक्षणम में कौन सा उपसर्ग है। हम बताए थे कि निर्जोड़ इच्छनम होगा। आपकी पूछ रहा है कि संधि विच्छेद करिए, तो निर्जोड़ इच्छनम, वहां पे हलंत भी रह सकता है इसे, ठीक ना गड़बड़ाएंगे ना, ये होगा। महर्षि पद में कौन सी संधि है?
महर्षि पद में कौन सी संधि है? तो पहले तो कि जो बुंदा लगा हुआ है तब विसर्ग ऑप्शन में नहीं है, तब हो जाएगा तुमको गुण संधि, दीर्घ संधि। कौन होगा रे? ये दुगो हमको परेशान कर रहा है। दो गुण संधि, संधियों में भुलाई है। ज्ञा धातु लट लगा, इसका तो जनाती होता है। देही किस लकार का रूप है ये बताना है। देही बताइए किसका होगा जी? देही आओ पता, पीछे से बोले थे लोट लकार है। अरे दुके इतना ना पढ़ेला है व्याकरण न संस्कृत के, आ डीपली पूछता है, हालत खराब कर देगा। परोपकार का तोड़ना है, तो जो पराये के लिए उपकार करता है उसी को हम परोपकार कहते हैं। तो कहा जाएगा पराया जो उपकार कहो। पानी पादम किस समास का उदाहरण है? तो पानी पादम थोड़ा कैसे पता रहो के करी हुए अंदाजी है, इतना अंदाजी मत ठोक, सब सही होती तो दिक्कत हो। तो पानी पादम किस समास का उदाहरण है? आए हंस रहा है जी, द्वंद्व समास है। हमको लग रहा है कि द्वंद्व होगा, तो उसके लिए समास आपको पढ़ना पड़ेगा, और समास बहुत बड़का है। हाँ, हर एक सूत्र याद होना चाहिए। विद्यालय का विग्रह निम्न में से कौन सा होगा? तो विद्या और आलय, एक तरह से संधि विच्छेद ही पूछ रहा है। अशांति के निवारण का किताब से आगे बुआ, अभी विश्व शांति में है, तो विश्व शांति हो जाएगा यहाँ पे। वैर को बढ़ाने वाला निम्न में से कौन सा चीज है? स्वार्थ जो है वो वैर, सत्य बराबर स्वार्थ वैर को बढ़ाता है। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो मानव के लिए। स्वतिया कहती कि जानवर के, पशुओं के लिए, काहे कि एकरा करे आवो है, सत्य असत्य के जो भी है। अब न मियाँ, अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं? तो विश्व जो है वो अशांति सागर के किनारे खड़ा है। ये विश्व शांति चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा। पिंगल किस वेदांत शास्त्र के प्रवर्तक थे? तो वो छंद लिखते। कृषि विज्ञान के बारे में जो जाने जाते वो थे पराशर। ये शास्त्रकारा पढ़ेगा तो शायद वहां पे तुमको मिलेगा, वही में से सब है। धनेश का संधि विच्छेद करना है जी, तो हो जाएगा धन जोड़ इस, हो जाएगा धनेश। अधि का मूल्य धातु का होता है, तो अस होता है। समास किए गए पदों को कहते हैं समासिक पद। क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है? तो क्रिया विशेषण में तृतीया विभक्ति होती है। स्वसिता के योग से किस विभक्ति का प्रयोग होता है? स्वसिता के योग से, अरे ठीक है, स्वसिता के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? कौन सा था जी? ये विभक्ति बार बार आके हमको तंग कर रहा है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है जी? तृतीया की, चतुर्थ है कि पश्चिमी की छठी? हाँ न पता, अंदाजे ठोक दे। यहाँ पे पूछा जा रहा है आधारो अधिकरणम सूत्र का उदाहरण है। अब आधारो अधिकरणम पहले पढ़ेगा तो जानेगा, हम यहाँ पे तुमको बता देते हैं। उसका आंसर जो है वो ये होगा, ढेर चीज ना पढ़ ले। और देखो संस्कृत के सिलेबस बहुत बड़का है और कोई पढ़ता है नहीं 10वीं के बाद। किताब पहले फोकस रखना है और उपसर्ग सब जो इजी वाला पढ़ता है वो सबको टॉपिक पढ़ाना है। पहला टारगेट रखना है किताब से हमारे एक को ऑब्जेक्टिव न छूटे, और फिर जो घटेगा उसकी पूर्ति हम, उपसर्ग हो गया या समास में जो पकड़ाता है, प्रत्यय में जो पकड़ते हैं, ये सब तो थोड़ा विभक्ति बड़ा पड़ जाता है, लेकिन जितना पकड़ा है उसके हिसाब से कम 10 गो व्याकरण सही सही बना के निकल जाना है। पूछा इसमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है? कि देखो ये सब उपसर्ग है लेकिन निर उपसर्ग
नहीं है। निर्वृत्त में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो निर्वृत्त निर्वृत्त में नयत्य होगा। रुकना पकड़ा जाएगा कि अनियर है कि लयप है कि कतवा है? पता है जी आपको? नहीं पता है? खत्म है निर्वृत्त में। दोनों एक के जैसा पूछा हुआ है, ठीक। इसमें लयप होगा। हम मार दे है, गलती हो तो देख ली है। साधा प्लस नयत से कौन सा पद बनेगा? तो साध्य बनेगा। साध्य तो बी हो गया। हम कर दिए। व्याकरण के हम पूर्णतः गारंटी नहीं लेते हैं। हो सकता है कुछ एक आध 2-4 क्वेश्चन हम गलत किए होंगे, क्योंकि व्याकरण हमको भी इसका उतना ही पता है जितना आपको पता है। दोबारा हम इधर पढ़े उड़े न, रिवीजन न है, हम तो करवा रहे हैं आंसर। ये सब कुछ गलती किए होंगे तो उसके लिए माफ़ी, ठीक है। हो सकता है व्याकरण में मेरा गलत हो सकता है, लेकिन किताब में ना होगा। अब आ जाइए देख लेते हैं सब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन में क्या रहा है। ये तो पढ़ना है और इसमें से ढूंढ के लिखने वाला रहता है। आए गद्य देखो, ये सब गद्य है, समझ गया। आगे आइए, गद्यांश के शीर्षक को सब देना था। और आइए ये सब वही है। नंबर सामने लिखल होगा, देख लेना। उसके बाद पत्र लिखना है। 8 नंबर के है बबुआ, 4 गो है, उनमें से कोई एगो आपको लिखना है। 2 को लिखना है, मतलब 4-4 नंबर के। पहला है परीक्षा माफ करने के लिए, ये देंगे, ये इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछता है, ये बता देंगे। अपने परिवार के साथ कहीं यात्रा पर गए हैं तो उसके लिए अपने मित्र को पत्र लिख दीजिए। कहीं भी पढ़ने गए हैं तो वहीं के बारे में लिख देना। वार्षिक परीक्षा में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो अपनी माँ को इसके बारे में बताइए, या छोटी बहन को संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए एक पत्र लिखिए। ये तो लिखवावे पड़ेगा। उसके बाद है अनुच्छेद। अनुच्छेद एक को न लड़ा जी आए, इस समय से एक को न पढ़ा है, कोई बात ना, पढ़ लो। 7 नंबर के आएगा। ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर में गिर जाएगा। अब आइए इधर, चलिए जी, संस्कृत में बताना है, बता पाइएगा। ट्रांसलेशन 6 नंबर के आएगा, ये सब करवाना पड़ेगा। ये एग्जाम हो जाने दो, उसके बाद ये सब करवाते हैं टाइम निकाल कर। अब आइए प्रश्न उत्तर पर 16 नंबर यहाँ से ले लेना है, यहाँ नहीं छोड़ना है। मंगलम पाठ में किस विषय के बारे में बात किया गया है? 5 वाक्य में आपको बताना है, बता सकते हैं? क्या पढ़े हैं? पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करिए, जो पहले मनता था, कौमुदृषि महोत्सव, उसके बारे में वर्णन करना है। सिख संप्रदाय के लिए पटना सब लगता है दिए हैं, बता सकते हैं। आलस कथा में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई? पते होगा। कैसे हो लिया? आग लगा के। संस्कृत साहित्य में विजयनगर साम्राज्य के योगदानों को बताना है, वहाँ के जो भी राजा महारानी लोग उसमें अपना योगदान दिए उसके बारे में। मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन करना है। आ जाइए आप लोग, स्वामी दयानंद सरस्वती वाला में मिला हुआ है ये। शिक्षा संस्कार में कौन कौन से संस्कार हैं? 5 संस्कार है, 6 गो है, 6 गो थी में 600 में 5 है, तो 6 लिखना है। भारतीय जीवन में संस्कारों का क्या महत्व है? बना सकते हैं। नीति श्लोक के आधार पर मूर्ख के लक्षण क्या हैं? आराम से आप बता सकते हैं। स्वामी नंद दयानंद पर रात्रि का जो जागरण था, जगह में चूहा प्रसादी खड़ा था, उसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? बता सकते हैं। मंदाकिनी वर्णम पाठ का वर्ण विषय क्या है? किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है, आप उसको बता सकते हैं? बता सकते हैं ना? वहाँ के नदी और प्रकृति के बारे में जो वर्णन किया गया है। व्याघ्रपथी कथा के बारे में संक्षेप में लिखित चल जाना है, पूरा कहानी में क्या होता है। ऊपर से आइए, नीचे में है, जब तक वो न मरे फंस के कीचड़ में तब तक लिखते रहिए। शक्र ने कर्ण से कौन कौन सी भिक्षा मांगी थी और क्यों मांगी थी? ये तो अभी तो पढ़ाएंगे, देंगे। अब महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति कैसे संभव है? अभी विश्व शांति में पढ़ेगा, शास्त्रकार अभी नहीं पढ़ा है, फिर भी
इतना आपका हो गया ना क्वेश्चन आंसर के लिए कि अगर आपको हम आगे न पढ़ाएं, आपको क्वेश्चन आंसर पीडीएफ न दें, फिर भी आप 8 गो क्वेश्चन बना लीजिएगा और 16 नंबर ले लीजिएगा। 2-2 नंबर का पूछता है तो ज़्यादा बड़ा बड़ा भी आपको लिखाएगा नहीं। अपना कहानी भी जो देते हैं ना हिंदी में, उसको आप पढ़ते रहिएगा, उसी के आधार पे बना के लिख दीजिएगा। अगर क्वेश्चन आंसर में ना मिला मेरा लिखा हुआ तो अपना समझ से लिख देना। इतना ही था ना जिसमें। चलिए आपका ये भी खत्म हुआ, तो थोड़ा अच्छे से आप लोग तैयारी वैयारी कीजिए, बढ़िया रिजल्ट दीजिए। ठीक, कभी तो कुछ खुशी मिले, रोज तो कुछ ना कुछ दुख मिल ही रहा है। रुको फिर से बोलो तो बताना सुनते हैं। हाँ सबसे पीछे चल गया। इसका वजह है आपको हिंदी संस्कृत के लिए सप्ताह में मिलता है 2 दिन, वो में या तो 2 दिन हिंदी पढ़िएगा या संस्कृत पढ़िएगा, प्लस में इसका व्याकरण। अब देखो इसका कहानी जो है वो छोटा छोटा है, हम एक दिन में तुमको 2-3 गो कहानी पढ़ा दें, लेकिन सिर्फ पढ़ाने से नहीं होगा, हमको मेन है इसमें कि पीडीएफ देना है। अब संस्कृत हिंदी हम तो नहीं पढ़ाते थे, मेरा था एसएसटी और इंग्लिश। एसएसटी के हम अपना सब तैयार करके रखे हुए थे, हमको थोड़े पता था कि हमको संस्कृत भी पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा आ गया, हालात हो गए कि हमको अब संस्कृत ऑनलाइन में पढ़ाना पड़ रहा है। तो अब हम तुमको खाली पढ़ा के ना निकलूँ, तो ऑफलाइन तो पढ़ ही ले रहा है, वो ऑनलाइन में पढ़ाना है। तो हम सोचते हैं कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर और उसका हिंदी में क्या कहानी है वो साथ में दे दे ताकि तुम वो सीखो। अब उसको लिखने के लिए मेरे पास चाहिए समय। मेरा अपना उधर इंग्लिश और एसएसटी में 4-4 गो सब्जेक्ट, उसका टाइपिंग करना, सब लिखना, नोट्स बनाना, कौन पॉइंट रखें हटाए वो करना, प्लस में आपको टेलीग्राम चलाना, एक्स्ट्रा में जो एग्ज़ाम लेना है वो। टाइम मिलता है शाम के 6 से 10, रात के 4 घंटा में सब काम को करना है। टाइम ही नहीं मिल पाता है ना कि सबको हम करें। हम ऑनलाइन पढ़ाने के लिए अपन बना ले सकते हैं, तुरंत बन जाएगा मेरा, लेकिन अगर ऑनलाइन हम पढ़ा दिए और तुमको नहीं दिए तो समझो कि फिर तुमको मिलेगा नहीं। तो हम सोचते हैं कि एक ऐसा टाइम हमको मिले कि अपना ऑनलाइन वाला भी बना ले और उसी टाइम तुम्हारा ऑफलाइन वाला भी पीडीएफ तैयार कर ले, आपको पीडीएफ दे दे। और उसी के चक्कर में लटक गया है ना, तो किताब तो तुरंत ख़त्म कर देते, ना होगा तो एक काम कर देंगे, इंग्लिश व्याकरण को हम कुछ दिन के लिए साइड कर देते हैं, वैसे भी उसका नंबर तो तुमको जुड़ना है नहीं और किताब पढ़े हुए है, तो व्याकरण वाला को कुछ दिन हम पेंडिंग रखते हैं। पेंडिंग में तो साले ख़त्म हो जाएगा और उसके जगह पे हम संस्कृत पढ़ा देते हैं कहानी, तो उस दिन हमको क्या मिल जाएगा, संस्कृत के लिए टाइम मिल जाएगा। और संस्कृत तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश से। अगर बोर्ड के अनुसार देखो तो इंग्लिश से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी तुम्हारे लिए क्या है, संस्कृत। लेकिन आगे भविष्य की बात करो तो संस्कृत से ज़्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंग्लिश। तो इंग्लिश को तो हमको 11-12 में भी पढ़ना है, यहाँ पढ़ो या कहीं और पढ़ो, वहाँ पे तो तुम ग्रामर पढ़ ही लेगा। ठीक, तो संस्कृत वाला को हम देख लेते हैं। 4 सब्जेक्ट न बचा हुआ है, कम से कम किताब ख़त्म कर देते हैं। व्याकरण में अथाह है और उसको समझना पढ़ना पेचीदा हो जाएगा, तो आप पहला टारगेट रखिए कि हम अपने किताब को पूरा कमांड रखेंगे, किताब से क्वेश्चन मेरा नहीं छूटना चाहिए। अब बचा खुचा जो उपसर्ग ये सब है वो आप लोग वहाँ से 35 वो है, गिन लिया हाँ जी ना, 35 गुना होगा, कम से कम 40-45 होना चाहिए। अब यहाँ गिनते रही, मॉडल क्वेश्चन है, अब जो भी नहीं कि यहाँ 35 हुए तो वहाँ 35 को आएगा, वहाँ ज़्यादा आ सकता है, ज़्यादा ही आएगा। ठीक, तो ठीक 35 को है तो 15 को आपको व्याकरण से मदद लेना होगा और उसमें मदद दिया जाएगा जो इजी रहेगा वही, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें कुछ क्वेश्चन है जो नया नया है, आपको क्या करना है, सेंटअप एग्जाम वाला मॉडल क्वेश्चन इस सबको थोड़ा देखते रहना है समय समय पर। ये वाला जो है ना इसका हम सब देंगे पीडीएफ, इसका टेस्ट लेंगे अलग से और उसी पीडीएफ में आपको आंसर फिर से हो जाएगा। आप लोग उसको याद रखिएगा, देखते रहिएगा, हो सकता है इसमें से कई सारा व्याकरण के क्वेश्चन आपको वहाँ पे हूबहू आ जाए, तो आप एक बार देख के गए हुए रहिएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। किसी तरह करके वो 10-15 जो है
वो कर लेना है। टारगेट यही रखना है कि मेरा 50 ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए, जिसमें 40 गो है 40 गो मेरा सही होना चाहिए। एक भी गलती के गुंजाइश मत रखना, क्योंकि ऑप्शन तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा है। पिछला साल सब कर दी थी, हाई गुड़िया कुमारी वहाँ गई, डर गई, और डर के मारे जो सही आंसर था वो गलती मारते हुए चली गई। अब जब देखे आप मेन जो उसका सबसे ज़्यादा उसको पढ़ने में मन लगता है SST में सबसे ज़्यादा गलती की है डर के कारण। तो पहले दिन हिंदी था, उसी दिन 5 गो गलती की ऑब्जेक्टिव, यानी कि अब तो तू छटा गई। अगर तुम टॉपर के लिए पढ़ रहे हो तो पहला दिन वो छट गई। 5 नंबर बहुत मायने रखता है, अभी बाकी के एग्जाम बाकी ये था। और आप लोगों को भी पहला दिन हिंदी है, शायद हिंदी है ना। सबसे पहले देखो अगल बगल सब डरा देता है, बहुत टफ हुआ है ऐसे कर देता, कुछ नहीं होता है, एकदम नॉर्मल रहना। पहला दिन डर लगता है क्योंकि पहली बार जा रही हो, लेकिन होता कुछ नहीं है। तुमको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे तुम कोचिंग में एग्जाम दे रहे हो, जैसे तुम अपने स्कूल में देते हो, बिल्कुल उसी प्रकार होगा। डर उसके लिए है जो चीट वगैरह ये सब लेके जा रहा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके डर है। तुमको कोई डर नहीं, तुम एकदम नॉर्मल रहो, इजी रहो। नॉर्मल नहीं है तो शांत रहो, आराम से क्वेश्चन मिल गया एक बार पढ़ लो, शांत हो जाओ। नहीं शांति मिल रहा है पानी पी लो, हाँ नहीं जाने देगा तो मंगवा लो, पानी पी लो, शांत हो जाओगे। ठंडा पानी मिल जाएगा, दिमाग शांत हो जाएगा। और शांत होकर के तब काम शुरू करना। जल्दी जल्दी में शुरू करके 5 को गलत करने से अच्छा है कि हम लेट से शुरू करके सब सही कर लें। तो आराम से पहले अपने आप को एकदम शांत कर लेना है। अगर घबराए हुए है, हाथ उठ काँप रहा है, पैर काँप रहा है, तो पहले अपने आप को शांत करना। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, आराम से, ठीक। और उसके बाद काम शुरू करना। उसमें भी जब डर बना हुआ है, कितना डर बना रहेगा तो 10 गो 20 गो क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव तुमको आ ही जाएगा, एकदम कंफर्म पता रहेगा कि इसका आंसर यही होता है। तो तुम क्या करोगे, पहले उसको अपना रंगना शुरू कर लो। उतना रंगने में तुम्हारा जो हेजिटेशन है, ये जो डर है, वो क्या होगा, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर आगे पढ़ना। तो ये सब काम अपना करना, बार बार हम न बता पाएंगे, और खूब बताएंगे तो आपको एग्जाम हॉल के गेट तक बोलेंगे। अंदर तो जो भी करना है वो आप ही को करना है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो युद्ध आप ही को लड़ना होगा। तो इस सब बात को ध्यान रख के ही एग्जाम हॉल में और शांति से काम करना, ठीक। 1 दिन 2 दिन लगेगा, फिर तुम नॉर्मल हो जाओगे, फिर लगे ये तो मजे है। एक ही दिन सबसे ज़्यादा रहता है, दूसरा दिन से नॉर्मल। वो हमने के टाइम था ना कि ज़्यादातर पहला दिन इंग्लिश दे देता था, इंग्लिश का नंबर जुटता नहीं था। तो इंग्लिश में आया तो वही लिखा, नया लिखा, हेजिटेशन खत्म, डर जो है खत्म। इंग्लिश दे देता तो बढ़िया रहता, लेकिन दे ले हिंदी और उसका नंबर जुटता है। तो आप लोग शांत रहिएगा, आराम से रहिएगा, नॉर्मल रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ज़्यादा समस्या हो तो फिर वहाँ से आइएगा, कॉल उल कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। ज़्यादा दिक्कत होगा घरे आके मिल लेंगे, क्या समस्या हो रहा है, समझ गए। कोशिश करेंगे कि कभी एक आध दिन स्कूल पे भी आएँ, अगर इधर से छुटकारा मिले तो, समझे। तो एकदम शांत नॉर्मल सब प्रैक्टिस यहाँ कराया जाएगा। डरना नहीं, डरा जहाँ रैंक गिरेगा, ठीक है। चल।